आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने जीओसी की बेसिक सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो ये जो लेक्चर है ये अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो भी हमने पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सभी का आज रिवीजन करेंगे। देखो रिवीजन क्यों करना है? रिवीजन इसलिए करना है, मैंने आपको ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर को बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है, लेकिन ये सारी बातें जरूरी नहीं होती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ताकि हम इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट में बहुत अच्छे से यूज कर सकें। अब जो कुछ हाईलाइट पॉइंट है और की पॉइंट है उसको मैं आपको इस ऑलमोस्ट बहुत छोटे से वीडियो में सारा रिवाइज कराना चाहता हूं। तो देखो ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है और यहां पर ये सारी बातें हैं। सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो बढ़िया सा और आपके नोट्स में हेल्प करेगा। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहां पर वो पॉइंट रखा है जो कि डेफिनेशंस को बताता है कि आखिरकार इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन से क्या रिलेटेड बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन करता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पोलराइजेशन से क्या होता है, पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस आता है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। और यह है एक डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है जो कि सबसे जरूरी बात है। यह अप टू 4 कार्बन या 5 कार्बन एटम ही वर्क करता है। यह था इसका डेफिनेशन पार्ट से रिलेटेड। अब जो दूसरी बात है वो है टाइप्स, कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। आप इसको कैसे सोचेंगे? यदि किसी कार्बन चेन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है तो कार्बन चेन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं प्लस आई। क्योंकि हमने याद करने का तरीका क्या सीखा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पैसा, और पैसा मतलब जहां पर ज्यादा होगा वहां पर पॉजिटिव होगा, तो हम बोलेंगे जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो वहां पर मतलब पैसा ज्यादा मतलब पॉजिटिव। याद करने का सिंपल तरीका है। ऐसे ही कार्बन चेन से यदि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा माइनस आई। ये हो गया टाइप्स। अब जो तीसरी बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात जो आपको एकदम ध्यान ही रखनी है। एक तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्लस NR3 का माइनस आई ज्यादा होता है प्लस NH3 से। देखने पे लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर मैंने बताया था एक्सेप्शन होता है। ऐसा ही एक एक्सेप्शन और होता है, याद करिए, OR और OH, एल्कोक्सी ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ना, OR और OH, उसमें होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चाहे आप कितनी भी हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी बातें करो, ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है। छोटी मेंबर्ड रिंग का माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बड़ी मेंबर्ड रिंग और फिर बड़ी मेंबर्ड रिंग। इसको मैंने आपको बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट से समझाया था, जहां पर परसेंट एक्सपेक्टर क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा होगा तो परसेंट एक्सपेक्टर ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम जनरली क्या करते हैं, मिस करते हैं, हैलोजेंस जो भी होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, माइनस आई ही लगाते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाते हैं। ये बात हो चुकी है। और अब क्या है, ऑर्डर समय के साथ साथ याद हो जाएगा। ये सिंपल बात है, आपको यहाँ टेंशन नहीं लेनी कि ऑर्डर याद नहीं हो रहा है या फिर वो बातें नहीं आ रही। आपके समय के साथ साथ जैसे आप चीजें सीखते जाओगे अपने आप याद होता जाएगा। ठीक है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, DNP, मतलब जब भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट का कंपटीशन में कोई क्वेश्चन पूछता है या कुछ पूछना चाहता है तो DNP कॉन्सेप्ट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने क्या बोला था, जब भी सेम नेचर होगा, या तो प्लस आई ही लगता हो या फिर माइनस आई ही लगता हो, तो उस केस में हमें DNP सोचना है। डी मतलब डिस्टेंस। सबसे पहले चेक करेंगे डिस्टेंस, उसके बाद जब डिस्टेंस सेम होगा तब क्या चेक करेंगे, नंबर, जब नंबर सेम होगा तब चेक करेंगे पावर। मतलब जो स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्डर वाली बात है, वो सबसे आखिरी लगानी है यदि सेम नेचर के हैं। यदि अपोजिट ऑर्डर के हैं जैसे प्लस आई माइनस आई, उसमें कोई आपस में DNP का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इतनी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। अब ऐसे ही हम बात करते हैं रेजोनेंस की। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, हमारे पास रेजोनेंस को लेकर हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में हमने ये सीखा है कि जहां पर भी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें तीन बातें हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो भी प्योर पी ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। पॉजिटिव चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, नेगेटिव चार्ज हो गया, लोन पेयर हो गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फ्री रेडिकल, इन सभी को हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा है। डीलोकलाइजेशन मतलब वह अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहे हैं, मतलब डीलोकलाइज्ड हैं। लोकलाइज्ड मतलब होता है अपनी जगह पर रहना, और डीलोकलाइज्ड मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना।
कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम इस शॉर्ट ट्रिक के साथ समझ सकते हैं, जहां पर भी डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट प्रेजेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का, लोन पेयर का, फ्री रेडिकल का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, इन सभी को बोलते हैं कि यह सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम में उपस्थित है। और एक और होता है, यदि ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो तो उसको भी हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। ये तो इसकी वो बात हो गई, लेकिन अगर इसको समझना है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है तो एक्चुअली वहां पर पैरेलल पी ऑर्बिटल का प्रेजेंस होता है, ताकि आसानी से प्योर पी ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो सके, तो वहां पर पैरेलल होता है। इस बात को समझने के लिए आप बेंजीन रिंग को समझ सकते हो, और बेंजीन का डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत हद तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अच्छे से समझा देगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, अब जो अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना। आप जितना बेहतरीन, जितना बढ़िया से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे, आप यकीन मानो उतना ही आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यदि आपको रेजोनेंस में सीखना ही है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखिए। जितने भी मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं वो सारे एग्जांपल्स आप एक बार फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आता भी है फिर एक और बार आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट समझ में आएगी, उतना उससे ये समझ में आएगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यही है। यकीन मानिए यही वो टॉपिक है जो आपको आगे आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी करने वाला है। तो ये स्टेप अगर आपको नहीं आएगा तो बहुत हद तक आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे होगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा था। टाइप्स में हमारे पास दो टाइप्स थे, एक होता था प्लस आर और एक होता था माइनस आर। प्लस आर वो होते थे जहां पर कॉन्जुगेटेड, देखो डबल बॉन्ड का मतलब मैं यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मान के चल रहा हूँ। तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से यदि कोई एक एटम हो उस पे लोन पेयर हो, डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लोन पेयर हो, जैसे याद करो बेंजीन के ऊपर मैंने OH लगाया था तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर था, तो वह क्या करेगा, प्लस आर दिखाएगा, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ चलेगा और इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब आपकी इमेजिनेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं आपको करके दिखाऊं तभी आपको आना चाहिए, आपको थोड़ा सा इमेजिन भी होना चाहिए कि अगर बेंजीन में OH लगा है तो OH के लोन पेयर जाएंगे, डबल बॉन्ड आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, फिर डबल बॉन्ड नेगेटिव बनेगा। ये जितना अच्छा इमेजिनेशन आप कर पाओगे उतना अच्छा आपको वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने में आसानी होगी। ऐसे ही यहां पर क्या होता था, X डबल बॉन्ड Y, जैसे आप CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप से कंपेयर कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O, तो अगर मैं इसको C डबल बॉन्ड O बोलता हूं तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन C। इसी ही बात को समझना है। तो इससे क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये माइनस आर हो जाएगा। तो मैंने बोला था वो सभी ग्रुप जहां पर X डबल बॉन्ड Y हो तो वो माइनस आर का काम करेंगे, वो सभी ग्रुप जहां पर एटम पर डायरेक्टली अटैच्ड लोन पर होगा तो वो प्लस आर का काम करेंगे। प्लस आर वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, माइनस आर वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक था हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये बहुत अच्छे से बताया था। मैंने बोला कि यदि आपके पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता था, न्यूट्रल एटम जो होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर न्यूट्रल नहीं है, अगर वो चार्ज है, तो उसके बाद हम बढ़ेंगे कि चार्ज वाले में हमारे पास स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, लेकिन असली में जो बात होती है वो ऑक्टेट होता है। माना ही जाता है जहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं वहीं पर ऑक्टेट भी ज्यादा एटम्स का कंप्लीट होता है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा, उसके बाद अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है फिर क्या चेक करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस पर प्रेजेंट है, किस एटम पर प्रेजेंट है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि हमेशा जो सेम चार्जेस है उनके बीच में दूरी होनी चाहिए, और जो अपोजिट चार्ज है उनके पास होना चाहिए, बहुत पास होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है जहां पर आपको बहुत अच्छे से सोचना है, और मैंने बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स करवाए। कोई आपको जरूरत नहीं है ज्यादा एग्जांपल्स करने की, आपको जितना सिखाया, जितना बताया उनको ही दोबारा से प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से सीख जाओ, सारी चीजें क्लियर होंगी। रेजोनेंस एनर्जी, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बात कर रखी है, तो ये सारी बातें आपको हो चुकी हैं, लेकिन मैं फिर बताऊंगा आपको। अगर रेजोनेंस में कुछ सीखने के लिए ही था तो वो सीखने के लिए एकमात्र टॉपिक था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना। आप अगर ये नहीं कर पा रहे और बाकी सब कुछ आपको कुछ भी आता हो तो कोई जरूरत नहीं है, आपने फिर कुछ नहीं सीख पाया। अगर रेजोनेंस में सीखना ही था तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना ही सीखना है। अगर थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं तो आप उसमें प्रैक्टिस करो। जितना आप इस समय प्रैक्टिस कर लोगे उतना आने वाले टॉपिक्स में जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, चीजों को जोड़ूंगा, उतना ही आपको आसान लगने वाला है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन।
अब हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे पहले हमने सीखा था कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये होगा कि जहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो उसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, ताकि कार्बन CH बॉन्ड टूटकर सिग्मा इलेक्ट्रॉन में से बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूट के दूसरे को स्टेबिलिटी पहुंचाते हैं। कौन कौन से सिस्टम में होता है, एल्कीन में होता है, कार्बोटाइन में होता है, कार्बन फ्री रेडिकल में होता है। इन्हीं 3 केसेस में हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बातें सोचते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और कहां नहीं, तो ये हमें बताता है अल्फा H। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यदि अल्फा H प्रेजेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और यदि अल्फा H एब्सेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात है, क्या आपको कैलकुलेशन ऑफ अल्फा H आता है? मतलब जिस तरीके से रेजोनेंस के टॉपिक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना था, उसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के टॉपिक में आपको अल्फा H को ढूंढना है कि वहां पर अल्फा H है या नहीं है सिस्टम में, और दूसरी बात अगर है तो कितने अल्फा H हैं। और अल्फा H कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बहुत ही सीधा फंडा बताया था, यदि कोई sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, उसके बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो वो अल्फा कार्बन होता है, और उस अल्फा कार्बन पर जो H प्रेजेंट होते हैं उसको अल्फा H बोलते हैं। और मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस कराए थे अल्फा H पहचानने के, तो आप उस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखो। मतलब आपको अल्फा H पहचानना आना चाहिए। अगर आपको अल्फा H नहीं पहचानना आएगा तो आप ये नहीं बता पाओगे कि अल्फा H अगर प्रेजेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और अगर एब्सेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। जब तक आपको अल्फा H के बारे में पता नहीं है तब तक आपको इस कंडीशन को भी अच्छे से लगाना नहीं आने वाला। अगली बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी कि यदि कहीं पर अल्फा H की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पर उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे, और जहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे वहां पर उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल 2 एल्कीन है, 2 एल्कीन में से एक एल्कीन पर अल्फा H ज्यादा है, तो हम बोलेंगे अल्फा H ज्यादा तो उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा, तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो ये जो टॉपिक है सबसे बड़ी बात जो हम यूज करते हैं ज्यादातर, वो अपनी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स पता करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। मतलब मोस्टली आप आगे चल के जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, जब मैं आपको आगे रिएक्शन पढ़ाऊंगा, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, वहां पर मैं पूछूंगा कि एल्कीन फॉर्म्ड है लेकिन ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन है। तो एकमात्र हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ही होता है जो आपको स्टेबल एल्कीन के बारे में पता करवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको ये। उसके बाद देखो टाइप्स हमारे पास 2 यहां पर भी होते हैं, एक होता है प्लस H और एक होता है माइनस H। अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा, जो प्लस वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और जो माइनस वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। प्लस H में वो सभी होते हैं जो CH, CD और CT बॉन्ड होती हैं। मतलब हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स जो होते हैं वो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस वाला दिखाते हैं। और मैंने ये ऑर्डर भी लिखा है, सबसे ज्यादा अच्छा दिखाएगा CH बॉन्ड, फिर दिखाएगा CD बॉन्ड और फिर दिखाएगा CT बॉन्ड। रीजन क्या है? क्योंकि ये बॉन्ड वीक होती है, वीक बॉन्ड होने से सिग्मा इलेक्ट्रॉन आसानी से डीलोकलाइज कर सकते हैं। ये बॉन्ड स्ट्रांग होती है तो यहाँ पर बॉन्ड टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू CH बॉन्ड। ये बात हो गई। अब एक आती है बात माइनस H। इसको एकदम अलग टॉपिक मैंने पढ़ाया था, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इस वाले केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ जाती है, जहां पर CI बॉन्ड का माइनस H या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा होता था। ये बात किस पर डिपेंड करती है? यह बात ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है। जितनी बढ़िया ओवरलैपिंग होगी उतना बढ़िया बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उतना ही बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट, उतना ही रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कम। लेकिन जितनी घटिया ओवरलैपिंग उतना ही बॉन्ड वीक, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो उतना ही अच्छा क्या होगा, माइनस H। तो सबसे अच्छा होता है CI, फिर CBr, फिर CCl और फिर CF। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बात और, बेंजीन अगर हम बात कर रहे हैं तो बेंजीन पर मेटा पोजीशन पर ना ही रेजोनेंस वर्क करता है और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करता है। ये बात तो सबसे जरूरी बात है। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के आप जितने भी आगे चल के रिएक्शंस पढ़ोगे तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। लास्ट में वही बात, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट बताती है। फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिससे कंपटीशन में ऐसे सवाल आता है। तो हमने हीट ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे वहां पर उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन होगा। दूसरे नंबर पे था यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तब आपको चेक करनी है कि रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यदि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, कम। ये बात मैंने आपको समझाई थी। ऐसा ही हीट ऑफ कंबशन में था, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक करने थे। बस ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखो और मिसलेनियस बातें कुछ याद रखो, तो ये आपको सारा का सारा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आइडिया देंगे। अब हम इंडक्टिव पढ़ लिया,
रेजोनेंस पढ़ लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया। अब समय आ चुका है जहां पर मैं तीनों को कलेक्टिवली इकट्ठा करूं और तीनों को इकट्ठा करके मैं इनको एप्लीकेशन से जोड़ूं। आखिरकार मैं रिवीजन क्यों करवा रहा हूं? रिवीजन इसीलिए ही करवा रहा हूं कि जो आप अलग अलग बिखरा हुआ है, इंडक्टिव अलग बिखरा हुआ है, रेजोनेंस अलग बिखरा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन अलग बिखरा हुआ है, इन तीनों को साथ लेके आऊं। साथ लाके यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट बातें बताऊं किस तरीके से चीजें ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मान लो कभी किसी सिस्टम में एक साथ इंडक्टिव और रेजोनेंस वर्क कर रहा है, कभी किसी सिस्टम में एक साथ इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है, कभी किसी सिस्टम में एक साथ रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है, तो तब हम वहां क्या अप्रोच रखेंगे, तब हम किसको सोचेंगे पहले, किसको बाद में सोचेंगे, किसको डोमिनेट मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो हम कलेक्टिवली तीनों को इकट्ठा करते हैं एक जगह और इन तीनों को ही इकट्ठा करके इन तीनों ही की बातों को हम इसको एप्लीकेशन से रिलेट करेंगे। बस यही मैं चाहता हूं। हम जो पढ़ लेते हैं तो हम रट लेते हैं, हम रट के उसको एकदम एज इट इज याद कर लेते हैं, हम उनको अप्लाई नहीं कर पाते। यहां पर मुझे अप्लाई करना आपको सिखाना है, क्वेश्चंस करवाने हैं। तो चलिए तीनों को इकट्ठा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं तीनों को ही कलेक्टिवली। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है रेजोनेंस, उसके बाद लिखा है मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में लिखा है मैंने इंडक्टिव। इसका रीजन है, देखो अगर मैं आपसे रेजोनेंस की बात करता हूं तो एक्चुअली ये क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होते हैं। यह क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होते हैं, और यह क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन होते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, डीलोकलाइजेशन वाला इफेक्ट हमेशा मच डोमिनेटिंग होगा देन पोलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जस्ट क्या है, हल्का सा पोलराइजेशन है, हल्की सी शिफ्टिंग है। तो हम बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग ये दोनों इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर अच्छा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट ज्यादा अच्छी होती है। अब बात करते हैं इन दोनों में, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपको पता है, बहुत आसानी से पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है, टूट जाते हैं, तो यहाँ पर इनका डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि रेजोनेंस इज मच पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन मच पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज के बाद आप तीनों ही इफेक्ट को पढ़ने के बाद जब आप कलेक्टिवली किसी एप्लीकेशन पे लगाओगे तो सबसे पहले आपको रेजोनेंस सोचना है, उसके बाद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन सोचना है, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट सोचना है। और रीजन आपके सामने है, जो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन इफेक्ट होते हैं, और जो यह होता है इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या होता है, पोलराइजिंग इफेक्ट होता है। इसलिए जो ज्यादातर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलने वाला है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये बात सबसे जरूरी बात है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, बल्कि ये दोनों डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। जितना बड़ा कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा उतना बड़ा वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि यह इंडक्टिव रेजोनेंस के साथ आ सकता है, यह हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव के साथ आ सकता है। मतलब बहुत ही रेयर चांसेस होंगे जहां पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस एक साथ मिलेंगे। ज्यादातर जो चांसेस होंगे वो रेजोनेंस और इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव के चांसेस एक साथ आ रहे होंगे। अब सुनिए, इन सभी केसेस में इनके दो दो टाइप्स होते हैं। जिस तरीके से इसका क्या होता है प्लस आर माइनस आर, उसी ही तरीके से क्या होता है यहाँ पर भी प्लस एच माइनस एच, और ऐसे ही लास्ट में हमारे पास क्या होता है यहाँ पर प्लस आई और माइनस आई। और आपको बहुत अच्छे से पता है जो भी आपके पास प्लस वाले इफेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। तो आज के बाद आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, जितने भी आपके प्लस वाले हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जितने भी इनके माइनस वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं। मतलब प्लस आर प्लस एच प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम पे इंक्रीज करेंगे, माइनस आर माइनस एच माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम से डिक्रीज करेंगे। या ऐसे बोलिए, यदि कहीं पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे कौन, प्लस आर प्लस एच प्लस आई, तो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर कोई नेगेटिव सिस्टम है तो उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएंगे, माइनस आर माइनस एच माइनस आई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे। हमें बहुत अच्छे से पता है यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला पसंद है, यदि कोई नेगेटिव चार्ज है तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला पसंद है। तो कुल मिला के बात ये है, आपको इनमें समझना है रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, फिर इनके सभी के टाइप्स, जिसमें प्लस वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, माइनस वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हमारे पास वो समय आ चुका है जहां पर हम तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को कंबाइन करके एप्लीकेशंस पे लगाने वाले हैं। अब आपका सवाल ये होगा, सर कौन कौन से एप्लीकेशंस होंगे जहां पर हम तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का कंबाइंड इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो अब हम इन तीनों ही के
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का जो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि आखिरकार किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसका एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। ऐसे ही बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों को ही हम लोग यहाँ पर जीओसी में ही खत्म करने वाले हैं। और हमारा जो टॉपिक होगा इसके बाद लेक्चर के, वो अगला टॉपिक एसिडिटी से रिलेटेड हुआ, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगली बात है रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, जहां पर कार्बोटाइन होते हैं, कार्बोनाइन होते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया इंडक्टिव इफेक्ट में दिया था, लेकिन इस चैप्टर के बाद जीओसी के बाद जब मैं आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा तो सबकी स्टार्टिंग में मैं आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में भी बताऊंगा कि कार्बन की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होगी, फिर कार्बोनाइन की, और फिर कार्बन फ्री रेडिकल की। उसके बाद लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो ये सीखा है ऐसे ही नहीं सीखा। मैंने बोला था ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारे जुगाड़ होते हैं, सारे टूल्स होते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता करने के लिए लगाते हैं। तो अब हम जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सीखना स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, तब ये हमेशा ही लगेंगे। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप रिएक्शन देखोगे तो आप वहां पर कहीं ना कहीं रेजोनेंस, हाइपरकॉन्वेक्शन और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करोगे। मतलब ये दोनों चीजें तो ऐसी हैं कि जो आपको सामने सामने दिखेंगी और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये ऐसा होगा आप जब भी कुछ पढ़ोगे तो हर दिन आपको लगेगा हाँ ये कुछ नया सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, ये कुछ नई सी बात सीखने को मिल रही है, जो कि जीओसी के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये जो आज का लेक्चर था वो आपके लिए रिवीजन लेक्चर था, जो कि मैंने बहुत मेहनत से, मतलब बहुत सोच समझ के बताया। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, जो बच्चा वो भी जुड़ा है जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज तक कभी समझ में भी नहीं आया, आज सीखने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको उस बारीकी तक लेके जाऊं जहां पर आपको सच में जरूरत है, जहां पर आप पीछे से हटना स्टार्ट करते हो। सीधे तो मैं डायरेक्ट एसिडिक कैरेक्टर टॉपिक लिखता और पढ़ाना स्टार्ट कर देता, लेकिन मुझ में और बाकी सब में फर्क नहीं है। फिर मैं आपको ये समझाऊं कि आखिरकार किसी टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट कैसे करोगे, कैसे जोड़ोगे। आखिरकार हमने जो इतनी मेहनत की है उसको मेहनत करने के बाद जोड़ना कैसे है। तो मैंने आपको यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जो पढ़ा है अब आप इन सब बातों पे लगाने वाले हो। तो इस बात से हम स्टार्ट करेंगे। एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा अगला लेक्चर होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद।